अंदर इन्फिल्ट्रेट होता है। इसका 165 जो है वो कहां पर बच जाता है आपका सोइल मॉइस्चर में। कितना ग्राउंड वाटर में जाता है 50 मिलियन हेक्टेयर मीटर कहां जाता है आपका ग्राउंड वाटर में जाता है। ठीक है, इन दोनों को जब आप जोड़ते हो और उसको 400 में से माइनस करते हो तो कितना आता है 115। तो 115 क्या होगा आपका सरफेस फ्लो होगा। ठीक है, और इस सरफेस फ्लो में जो है 105 जो है वो कहां से आया आपका रेनफॉल से, 10 कहां से आया आपका स्नोफॉल से। ये जो भी हमने बात की वो प्रिसिपिटेशन की बात की है। कहां की बात की है प्रिसिपिटेशन, लेकिन इसके अंदर 65 और हमें ऐड करना है। कितना 65 कहां से आया कि 20 तो आया एडजेंट एरिया से, ठीक है, चाहे रिवर्स हो, है ना। और 45 कहां से रीजनरेट हुआ, रीजनरेट फ्रॉम ग्राउंड वाटर से। इन दोनों को अगर जोड़ देते हो तो कितना आता है 65 और 115 करते हो तो कितना आता है 180। तो टोटल सरफेस 180 है। ठीक है, तो ये हमने कल की क्लास के अंदर इसको कवर किया था। ठीक है, इसके बाद में कल जो है मैंने कुछ फोर्सेस के बारे में आपको बताया था, एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। एक होता है कोहेजन। कोहेजन का मतलब क्या होता है अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर पार्टिकल। दो सिमिलर पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं कोहेजन। एडिशन किसको बोलते हैं अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं एडिशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एडिशन सॉइल और वाटर के बीच में होगा। ठीक है, इसके बाद में एक वर्ड आता है टेंशन। टेंशन का मतलब क्या है कि टेनेसिटी या फोर्स बाय विच सोइल जो है वो किसको धारित रखेगी वाटर को रिटेन करके रखेगी, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं टेंशन कहा जाता है। मान लीजिए किसी सोइल के पास में यदि वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, वाटर क्या है ज्यादा है, तो उसका टेंशन क्या रहेगा कम रहेगा। किसी सोइल के पास यदि वाटर कम है तो जाहिर सी बात है उसका टेंशन क्या रहेगा ज्यादा रहेगा। और वाटर कहां से कहां की ओर मूव करता है लो टेंशन से हाई टेंशन की ओर। क्लियर है। इसके बाद एक और वर्ड हमने बात किया था कल जिसका नाम था पोटेंशियल। क्या था पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब है कि किसी भी वाटर के साथ जो फ्री एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल कहा जाता है। जैसे प्योर वाटर है तो प्योर वाटर कहीं भी मूव कर सकता है, इसलिए प्योर वाटर की पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है। लेकिन प्योर वाटर के साथ में यदि आप किसी साल्ट को ऐड कर देते हो तो जाहिर सी बात इसका काम करने का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जब 0 प्योर वाटर का था और इसका कम हो रहा है तो मतलब किस में जाएगा नेगेटिव में जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज, कल की क्लास में हमने यहां तक कवर किया था। आज की क्लास के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसी के अंदर सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट। सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स आपने कई बार पहले भी पढ़ा होगा सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स के बारे में। सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन ये है कि वाटर अवेलेबल एट सर्टेन कंडीशन ऑफ सोइल, कि सोइल की कुछ सर्टेन कंडीशन में कुछ निश्चित अवस्थाओं के अंदर जो है या निश्चित स्थिति में जो है वो कितना वाटर अवेलेबल है या कौन सा वाटर अवेलेबल है, तो उसे क्या कहा जाता है सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट के अंदर जो पहली टर्म आती है वो है आपका मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या है मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एक बार के लिए आप पहले समझना, इसके बाद में इसको लिखना स्टार्ट करना। बोर्ड के ऊपर देखो, मान लीजिए मैं लिखता हूं ये है हमारी सोइल सरफेस। क्या है सोइल सरफेस। इस सोइल सरफेस की जब भी हम बात करते हैं तो सोइल के अंदर क्या होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और इन पार्टिकल्स के बीच में जो है क्या होते हैं पोर्स होते हैं। क्या होते हैं पोर होते हैं। अब ये पोर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक माइनर पोर होता है और एक मैक्रोपोर होता है। मान लीजिए यहां पर क्या हुआ रेनफॉल होता है। क्या होता है रेनफॉल होती है, और रेनफॉल या फिर हम कह सकते हैं कि हमने क्या दिया है इरिगेशन दिया है। जब रेनफॉल और इरिगेशन जब हम ज्यादा मात्रा में दे देते हैं तो सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होता है जिसको हम पोर बोलते हैं वो किसके द्वारा फुलफिल हो जाता है वाटर के द्वारा। जब रेनफॉल ज्यादा मात्रा में होगा इरिगेशन ज्यादा मात्रा में देंगे तो मृदा के जो पार्टिकल्स होते हैं सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस जिसको हम पोर स्पेस बोलते हैं मींस मैक्रो एंड माइक्रो पोर जो है वो दोनों किसके द्वारा फुलफिल हो जाएंगे वाटर के द्वारा। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिस पर हमारी सोइल जो है वो कंप्लीटली किसके द्वारा सेचुरेट हो जाएगी वाटर के द्वारा। सेचुरेट का मतलब क्या होता है कि दोनों पोर सेचुरेट क्या है सेचुरेट कंडीशन क्या है कि कंडीशन इन विच बोथ मैक्रो
एंड माइक्रो पोर फुलफिल्ड बाय दी वाटर, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंडीशन बोलते हैं। जब ज्यादा मात्रा में रेनफॉल हुआ, ज्यादा मात्रा में इरिगेशन हुआ, तो जाहिर सी बात है मैक्रो एंड माइक्रोपोर दोनों क्या हो गए? फुलफिल हो गए। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को कहा जाता है मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? कि एक ऐसी कैपेसिटी जिस पर सोइल जो है वाटर के द्वारा क्या हो जाए? कंप्लीटली सैचुरेट हो जाए। क्लियर है? जब ज्यादा मात्रा में वाटर है तो जाहिर सी बात है उसके काम करने की जो क्षमता है, उसके मोमेंट की जो कैपेसिटी है, वो भी क्या रहेगी? हाईएस्ट रहेगी। इट मींस यहां पर टेंशन क्या रहेगा? टेंशन क्या रहेगा? जीरो रहेगा, कम रहेगा। पोटेंशियल क्या रहेगा? जीरो रहेगा। हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जिस पर बोथ मैक्रो एंड माइक्रो पोर किसके द्वारा फुलफिल रहते हैं? फुलफिल्ड बाय वाटर। किसके द्वारा फुलफिल रहते हैं? वाटर के द्वारा। ये चीज क्लियर है? यदि मैं यहां पर पोटेंशियल की बात करता हूं, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल को हम बोल सकते हैं एनर्जी स्टेटस। क्या बोल सकते हैं? एनर्जी स्टेटस ऑफ वाटर क्या रहेगा? जीरो। क्या रहेगा? जीरो रहेगा। आपने सुना होगा कि इस कंडीशन में जो वाटर होता है, एक बार और देखना, इस कंडीशन पर क्या होता है कि जो मैक्रोपोर के अंदर जो वाटर होता है वो क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से, गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से कहां जाता है? नीचे की ओर जाता है। और किस में मिलता है? आपके ग्राउंड वाटर में। कहां पर मिलता है? ग्राउंड वाटर में। तो इस वाटर को जो है एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है आपका ग्रेविटेशनल वाटर। क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल वाटर। क्लियर है? ग्रेविटेशनल वाटर किसे कहा जाता है? कि ऐसा वाटर जिस कंडीशन के अंदर मैक्रो और माइक्रोपोर दोनों किसके द्वारा सैचुरेट रहेंगे? वाटर के द्वारा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोल रहे हैं। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? नोन एज अ ग्रेविटेशनल वाटर। क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल वाटर। यानी इस कंडीशन के अंदर जो वाटर अवेलेबल होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर। मैंने अभी कहा कि इस कंडीशन यानी दोनों फुलफिल्ड है किसके द्वारा? वाटर के द्वारा। मींस ये कौन सी कंडीशन में होगा? सैचुरेटेड कंडीशन में। इस वजह से यहां पर जो वाटर अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड वाटर। क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड वाटर कहा जाता है। ये चीज क्लियर है? एक बार इधर समझो, लिख बाद में लेना, ठीक है? 5 मिनट का खेल है। ये कंडीशन थी। इस कंडीशन में क्या हो रहा था कि मैक्रोपोर के अंदर भी वाटर था और माइक्रोपोर के अंदर भी क्या था? वाटर था। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है, कितने दिन, कितने आवर्स के बाद? 48 आवर टू 72 आवर्स, या इनको हम लिख सकते हैं 2 से 3 दिन के बाद। ठीक है? किस कंडीशन के 2 से 3 दिन बाद? जब मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो। उसके 2 से 3 दिन के बाद क्या होगा कि जो मैक्रोपोर है, उन मैक्रोपोर से तो वाटर कहां जा रहा था? आपका ग्राउंड वाटर में। कहां जा रहा था? ग्राउंड वाटर में। ठीक है? और जबकि माइक्रोपोर के अंदर तो वाटर था, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद एक ऐसी कंडीशन होती है कि ग्राउंड जो मैक्रोपोर होते हैं उसमें तो क्या फिल हो जाती है? एयर। और जबकि माइक्रोपोर में क्या रिटेन रहता है? वाटर रहता है। ठीक है? और माइक्रोपोर के अंदर जो ये वाटर है वो किसके अगेंस्ट है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट है। यानी आप ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो तब भी ये वाटर माइक्रोपोर के अंदर रिटेन है। क्लियर हुआ? पहली कंडीशन बताया मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मैक्रो और माइक्रोपोर दोनों किसके द्वारा फुलफिल है? वाटर के द्वारा। एनर्जी स्टेटस क्या है? जीरो है। ग्रेविटेशनल वाटर कहा जाता है और सैचुरेटेड वाटर से कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है? मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहा जाता है। लेकिन 48 से 72 घंटे के अंदर क्या होता है कि मैक्रोपोर के अंदर जो वाटर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से नीचे चला जाता है। लेकिन 48 टू 72 आवर्स बाद एक ऐसी कंडीशन आती है कि माइक्रोपोर से वाटर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा नीचे नहीं जाता है, उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत जो है किसमें रिटेन रहता है? माइक्रोपोर के अंदर रिटेन रहता है। ठीक है? अ कंडीशन आफ्टर 48 टू 72 आवर्स और 2 to 3 days आफ्टर इरिगेशन और मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर रिटेन इन माइक्रोपोर while the air retain in the macropore. This condition is known as a field capacity. इसे क्या कहा जाता है? फील्ड कैपेसिटी कहा जाता है। सोइल साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जो माइक्रोपोर होते हैं उस माइक्रोपोर को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है कैपिलरी पोर। क्या कहा जाता है? कैपिलरी पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपिलरी पोर कहा जाता है। मुझे आप ये बताइए कि मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कंपैरिजन में जो हम फील्ड कैपेसिटी बोल रहे हैं, यहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम रहेगी या ज्यादा रहेगी? कम रहेगी। मान लीजिए यहां पर
2 पोर थे, उनके अंदर वाटर भरा हुआ था, लेकिन यहां पर केवल किसमें है, केवल 1 पोर के अंदर है। मींस यहां पर कितना, हाफ वाटर अवेलेबल होगा, किसका, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का। ये चीज क्लियर है। और यदि मैं कहूं कि मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में फील्ड कैपेसिटी के कंपैरिजन में कितना ज्यादा वाटर है, तो 2 गुना ज्यादा वाटर रहेगा। ये चीज क्लियर है। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख सकता हूं कि 2 times मोर वाटर कंपेयर टू किसके, कंपेयर टू फील्ड कैपेसिटी, कंपेयर टू फील्ड कैपेसिटी। ये चीज क्लियर है दोस्तों। यहां पर वाटर की कमी हुई है, किस केस में, फील्ड कैपेसिटी के केस में, तो एनर्जी स्टेटस ऑफ वाटर भी क्या रहेगा, कम होगा। ठीक है, मींस यहां पर जो है वैल्यू जो है नेगेटिव की ओर जाएगी। ये चीज क्लियर है, वैल्यू कहां जाएगी, नेगेटिव की ओर जाएगी। तो यहां पर जो फोर्स होता है वो -1/10 से -1/3 होता है। ठीक, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्लियर हुआ होगा। ये चीज क्लियर, अभी बताते हैं, उसको वापस आते हैं। ये चीज क्लियर है अमन, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है आपका फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी, एक बार कुछ डेफिनेशन या कुछ पॉइंट्स में इसका लिखता हूं, फिर उसके बाद समझते हैं। फील्ड कैपेसिटी occur 48 to 72 hours or 2 to 3 days of irrigation. Water retained in micropore against the gravitational force and in macropore fulfilled by air। ठीक है, इसके बाद में एक और पॉइंट याद रखना है, 50% of water compared to maximum water holding capacity। ठीक है, एनर्जी स्टेटस is -1/10 to -1/3 या फिर -0.1 to -0.33 बार। ठीक, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मेगापास्कल बराबर कितना बार होता है, 1 मेगापास्कल बराबर 10 बार होते हैं। कितना होता है, 10 बार होता है। तो इस वैल्यू को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -0.01 मेगापास्कल टू -0.03 मेगापास्कल। ठीक, एक और पॉइंट यहां पर याद रखना है, अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी फॉर क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, एक बार सामने देखना, यहां पर मैंने कुछ चीजें जो है वो मेंशन की है, एक बार समझने की कोशिश करना। फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, अकेयर 48 to 72 आवर्स और 2 to 3 डेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के कितने दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद या फिर 48 से 72 घंटे के बाद। क्या कंडीशन आती है कि वाटर रिटेन इन माइक्रोपोर, जो माइक्रोपोर होते हैं, कैपिलरी पोर होते हैं, उनमें क्या रहता है, वाटर रिटेन रहता है। किसके अगेंस्ट रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के। जबकि मैक्रोपोर में क्या फिल होती है, एयर होती है। इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, फील्ड कैपेसिटी। क्या बोल रहे हैं, फील्ड कैपेसिटी बोल रहे हैं। 50% ऑफ वाटर कंपेयर टू मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इस लाइन को समझिए, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में मैक्रो और माइक्रोपोर दोनों किसके द्वारा फुलफिल थे, वाटर के द्वारा। लेकिन यहाँ पर केवल कौन फुलफिल है, माइक्रोपोर। मींस 50% ही वाटर यहाँ क्या रहता है, अवेलेबल होता है। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में है एनर्जी स्टेटस। एनर्जी स्टेटस जो है यहाँ पर नेगेटिव में गया है,
वहां पर किसमें था, 0 था। मतलब यहां पर वाटर की जैसे ही कमी हुई तो जाहिर सी बात उसकी टेनेसिटी जो है, उसको रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो क्या रहेगी, बढ़ेगी। जब टेंशन हम बात करते हैं तो हमेशा किस में होती है, नेगेटिव में होती है। तो इसलिए हमने क्या रखा कि जब -1/10 टू -1/3, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, -0.1 टू -0.33 बार। एनर्जी स्टेटस क्या रहेगा, -0.1 टू -0.33 बार। एक चीज के लिए समझिएगा कि मान लीजिए एक तो कंडीशन थी जिसमें वाटर फिल था, ठीक है, यहां पर एनर्जी स्टेटस क्या था, 0। माइक्रो के अंदर वाटर फिल है लेकिन बड़े में क्या आ गया, एयर। यहां पर हमने कहा कि -1/10 टू -1/3 बार है। लेकिन एक कैसी कंडीशन आएगी कि इस माइक्रोपोर में से भी वाटर चला जाएगा और केवल इसके बाहर यानी आउटर लेयर में क्या रहेगा, या सॉलिड सोइल के पार्टिकल से पास में जो है एक थिन लेयर के रूप में प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी क्या हुई, कम हुई है। तो टेंशन क्या रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो किस में बढ़ेगा, नेगेटिव वैल्यू में बढ़ेगा। हो सकता है यहाँ पर -15 हो, ठीक है, यहाँ पर क्या हो, -15 हो। एक और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जिसमें बहुत कम मात्रा में रहेगा तो वाटर की अवेलेबिलिटी और ज्यादा कम हो गई। वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा कम हुई तो टेंशन क्या रहेगा, बढ़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर टेंशन कितना हो जाए, -30 हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती जाती है वैसे वैसे टेंशन की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और टेंशन हमेशा किस में होती है, नेगेटिव में होती है। ये चीज क्लियर रहेगा। मान लो हम जानते हैं कि 1 मेगापास्कल बराबर कितने बार होता है, 10 बार होता है। कितना बार होता है, 10 बार होता है। अब आपको दे दिया जाए कि आपको 15 बार दिया हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना है। 10 बार दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मेगा पास्कल डिवाइडेड बाई 10 बराबर बार। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो भी बार में वैल्यू दे रखी है, जो भी बार में वैल्यू दे रखी है उसके नीचे आपको क्या करना है, 10 का डिवाइडेशन करना है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेगा पास्कल में, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया कि जैसे कि 0.1 था तो 0.1 के डिवाइडेशन में किसका दिया, 10 का दिया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेगा पास्कल के अंदर, ठीक है। इसके बाद है अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी फॉर क्रॉप प्लांट्स। इसको आप एक बार के लिए याद मत रखिए, मैं अभी जब हम परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे उस कंडीशन में इसको याद रखेंगे। यहां तक का फंडा समझ में आया क्या आप लोगों को, यहां तक क्लियर है। इसके बाद में जो थर्ड टर्म आती है, तीसरी स्टैंडर्ड कंडीशन आती है, उसको हम बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है, विल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। लेकिन आप सब लोगों ने सुना होगा इस कंडीशन को बुक्स के अंदर जो है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मेंशन कर रखा है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। परमानेंट का मींस क्या होता है, स्थायी। परमानेंट का मतलब यही होता है। टेम्पररी का मतलब क्या होता है, अस्थायी। वैसे तो इसका नाम होना चाहिए था टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट, लेकिन आप रेडी एंड रेडी देखो, एसआर रेडी देखो, डीके दास की बुक देखो, सब जगह जो है इसको क्या मेंशन कर रखा है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मेंशन कर रखा है। अब विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसके लिए मैं हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनर्जी स्टेटस इज -15 बार और -1.5 मेगापास्कल, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी टू क्रॉप प्लांट्स, टू क्रॉप प्लांट्स। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इंडिकेटर प्लांट इज कौन सा है, सनफ्लावर। और सनफ्लावर किस न्यूट्रिएंट एलिमेंट का भी इंडिकेटर प्लांट है, अमन? सनफ्लावर जो है किस न्यूट्रिएंट एलिमेंट का भी इंडिकेटर प्लांट है, नोन एज अ, वेरी गुड, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। प्लांट अंडरगो टेम्पररी wilting in this stage and recover again when provide irrigation। एक बार समझने की कोशिश करना, जैसे मान लीजिए अभी हमने बात किया है किसके बारे में,
मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में। ये चीज क्लियर है। मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में क्या था, माइक्रोपोर में भी वाटर था और माइक्रोपोर के अंदर भी वाटर था। एनर्जी स्टेटस क्या था, 0 था। फिर उसके बाद हमने किसके बारे में बात की, फील्ड कैपेसिटी। माइक्रोपोर के अंदर केवल क्या है, वाटर है। मैक्रोपोर में क्या है आपका, एयर है। एनर्जी स्टेटस क्या है, -110 टू -1/3 बार। ठीक है। जैसे ही फील्ड कैपेसिटी से हम आगे जाएंगे वैसे इस वाटर का यूज हमने कहा अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, क्या लिखा, अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी फॉर क्रॉप प्लांट्स। अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी फॉर क्रॉप प्लांट्स, यानी इस वाटर का यूज कौन करेंगे, क्रॉप प्लांट्स करेंगे। क्रॉप प्लांट्स ने जब वाटर का यूज किया तो जाहिर सी बात है इस मैक्रोपोर के अंदर जो वाटर था वो भी क्या रहेगा, कम मात्रा में रहेगा। कम मात्रा में रहेगा तो जाहिर सी बात है जो इसको होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, इसकी जो टेंशन है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी जब वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है तो टेंशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और सोइल की एक ऐसी स्टैंडर्ड कंडीशन जिसमें जो सोइल वाटर टेंशन है वो कितना हो, -15 बार हो। कितना हो, -15 बार हो। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, विल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। विल्टिंग का मतलब क्या होता है, मुरझाना। तो जाहिर सी बात है इस कंडीशन में, यानी इतना अगर सोइल वाटर टेंशन हो जाएगा तो आपका जो क्रॉप प्लांट है वो क्या हो जाएगा, मुरझाना स्टार्ट कर देगा, विल्टिंग करना स्टार्ट कर देगा। यानी मॉइस्चर की जैसे ही कमी होगी, और स्टेटस कितना होना चाहिए, सोइल वाटर स्टेटस कितना होना चाहिए, -15 बार। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, विल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। लेकिन इस विल्टिंग पॉइंट पर जैसे ही आप वापस इरिगेशन करते हो तो ये किसमें हो जाएगा कन्वर्ट, आपका इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वापस क्या हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, यानी वापस ये अपने आप को रिकवर कर लेता है। प्लांट अंडरगो रिकवरी स्टेज आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल वाटर, यानी इरिगेशन करने के बाद ये वापस किस में चला जाता है, अपनी ग्रीनरी स्टेज में चला जाता है, अपनी ग्रोथ स्टेज के अंदर चला जाता है। तो होना तो ये क्या चाहिए था, टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन हमारी बुक्स के अंदर इसको क्या लिखा हुआ है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है। यहां पर एनर्जी स्टेटस कितना होना चाहिए, -15 बार। ठीक है। हमने कहा कि इस स्टेज पर यदि प्रो प्लांट्स हैं तो उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, अफेक्टेड होती है, और उनके अंदर क्या हो जाता है, विल्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। मींस इस 15 बार पर पहुंचने तक तो हमारा क्रॉप प्लांट क्या कर रहा था, कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा था, लेकिन इस पर पहुंचने हमारी ग्रोथ क्या हो गई, अफेक्टेड हो गई। तो इस वजह से हमने इसके लिए क्या वर्ड यूज किया है, इसके लिए हमने वर्ड यूज किया है कि इट इज द लोअर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी टू क्रॉप प्लांट्स। इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉप प्लांट्स को जो वाटर अवेलेबल हो रहा है वो किस किस के बीच में हो रहा है, केवल परमानेंट फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में ही केवल क्या होता है, क्रॉप प्लांट्स के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। ये चीज क्लियर है। अपर लिमिट कौन सी है यहाँ पर, फील्ड कैपेसिटी। लोअर लिमिट कौन सी है यहाँ पर, परमानेंट विल्टिंग। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या विल्टिंग पॉइंट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सोइल वाटर टेंशन का बार कितना होता है, -15 बार होता है। इस कंडीशन में अगर कोई क्रॉप प्लांट आ जाता है तो उनके अंदर क्या स्टार्ट हो जाती है, विल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसके लिए जो इंडिकेटर प्लांट हम यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है, सनफ्लावर है। सनफ्लावर को हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये वाटर स्ट्रेस के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे ही पानी की कमी होगी तो सबसे पहले डिफिशियंसी सिम्टम्स किसमें होते हैं, सनफ्लावर के अंदर होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से इंडिकेटर प्लांट यूज करते हैं किसको, सनफ्लावर को। ये चीज क्लियर है। लोअर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, परमानेंट विल्ट। अपर लिमिट कौन सी है, फील्ड कैपेसिटी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ग्रेविटेशनल वाटर को क्रॉप प्लांट क्यों नहीं लेते हैं। उसका भी एक रीजन है कि जब कंप्लीटली आपका सैचुरेटेड कंडीशन है, एरेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्रॉप प्लांट उसको नहीं लेते हैं। केवल और केवल क्रॉप प्लांट्स किस किस के बीच के वाटर को लेते हैं, आपके फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग। अपर लिमिट कौन सी है, फील्ड कैपेसिटी। लोअर लिमिट कौन सी है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर सोइल वाटर टेंशन का स्टेटस कितना होता है, या सोइल वाटर टेंशन कितना होता है, -15 बार। मेगा पास्कल में पूछा जाए तो कितना होगा, 1.5 मेगा पास्कल, -1.5 मेगा पास्कल। 1 मेगा पास्कल बराबर कितना बार होता है, 10 बार होता है। ये चीज क्लियर है। हाँ पूछिए, यहां तक समझ में आया क्या, ये चीज क्लियर है क्या। देखो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का -15 बार ही है, वो 30 बार जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट होता है। ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट के बाद में जो आता है आपका अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट -60 बार पर जो होता है। ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या आप लोगों को, एक बार आप इसको लिखिए फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ मन बोलो, क्या कंफ्यूजन है, इसको लिखिए पहले। हाँ हाँ, ये क्या होता है दोस्त, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है।
जैसे हम स्केल की बात करते हैं तो बीच में क्या होता है, जीरो, इधर क्या होता है, माइनस, इधर क्या होता है, प्लस। मैंने कहा टेंशन है, आप लिखते रहिए, टेंशन है, तो टेंशन हमेशा किस में होती है, नेगेटिव में होती है, कभी पॉजिटिव नहीं होती है। टेंशन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास पैसे कम या पैसे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास कोई टेंशन नहीं, हम न्यूट्रल है। लेकिन जैसे जैसे वाटर की कमी होती जाती है, वैसे वैसे नेगेटिव वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बोलो, जैसे -1/, स्केल के हिसाब से ये तो छोटा होना चाहिए था, आप बता रहे हो कि -1 सर, ये लोअर से अपर जा रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू में इंक्रीज कर रहा है ना। जैसे जैसे अपने पास पैसे की कमी होती जाएगी, वैसे वैसे नेगेटिविटी ज्यादा आती जाएगी ना। उसी तरीके से सोइल के केस में है, जैसे वाटर फुल है तो उस केस में टेंशन नहीं है। जैसे ही माइक्रोपोर के अंदर केवल वाटर रहा तो टेंशन कितना रहा, -1/10। लेकिन जैसे ही हम 15 बार पर गए, जैसे ही मान लीजिए माइक्रोपोर के अंदर से भी वाटर खत्म हुआ, तो कितना हो जाएगा स्टेटस, -15 बार होता है। तो उस कंडीशन के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। इधर आ जाओ, इधर आगे तक।
ऐसे याद कर रहे थे मेरे स्टेटस का कम से ज्यादा होता है। अरे यार, इसको एक सिंपल टर्म में अगर अमन अपन देखें, माइनस को एक बार के लिए भूल जाओ, ठीक है, माइनस को एक बार के लिए भूल जाओ, माइनस को एक बार के लिए भूल जाओ, मान लो 0 1 2 3 4 5, ठीक। अब सर आपने वो बताया कि एक बार मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, तो -10 रखेंगे, 15 पर है तो -15 रखेंगे, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाता है ये? चलिए एक बार इसको लिखिए, विल्टिंग पॉइंट एनर्जी स्टेटस जो है -15 बार होता है और -1.5 मेगा पास्कल, लोअर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी टू क्रॉप प्लांट्स, इंडिकेटर प्लांट इज सनफ्लावर नोन एज अ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, प्लांट अंडरगो टेम्पररी विल्टिंग इन दिस स्टेज एंड रिकवर अगेन व्हेन प्रोवाइड इरिगेशन, ठीक है। हाँ, बोलो बोलो। सर ऐसे नेगेटिव में थोड़ी ना पढ़ सकते, मैथ्स थोड़ी ना चेंज होगी, वो तो हर जगह कॉमन रहती है। लिख लिया? एक बार भाई ऑनलाइन वाले भी बता दो, आपने लिख लिया क्या? पहले वाली स्लाइड्स भी लिख ली क्या?
चलिए जी, इसके बाद में नेक्स्ट टर्म आती है आपका हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट, पहले वाली स्लाइड्स नहीं लिखी, लिखो लिखो, ये भी लिख लो। फील्ड कैपेसिटी 48 to 72 hours or 2 to 3 days of irrigation. Water retained in micropore against the gravitational force and macropore fulfilled by the air. 50% of water compared to maximum water holding capacity. एक बार में कितने मिलीबार होते हैं? एक बार में कितने मिलीबार होते हैं? एक बार में कितनी मिलीबार होते हैं? एक बार में कितने मिलीबार होते हैं? 1000 मिलीबार होते हैं भाई, 1000 मिलीबार होते हैं। टेनिस की पावर 6 बोला है तो उससे पहले 2 के बाद उससे पहले, ठीक है, ठीक है। 1013.25 जो है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर हम काउंट करते हैं। इसमें लिखा चलिए लिख लेना इसको, फिर डाउनलोड हो जाए वहां से। अब बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। देखो ये हम जो भी बात कर रहे हैं, चाहे वो फील्ड कैपेसिटी हो, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हो, या विल्टिंग पॉइंट हो, या हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट हो, ये सब किसके पार्ट्स है आपके? सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट के। सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है कि एक स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जो वाटर अवेलेबल होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट कहा जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशन हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं उसके एनर्जी स्टेटस से, ठीक है। तो जैसे हमने देखा हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट, उस विल्टिंग पॉइंट, तो विल्टिंग पॉइंट में एनर्जी स्टेटस कितना था? -15 बार था। फील्ड कैपेसिटी में कितना था? -0.1 या -0.33 बार था। आपके मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में कितना था? 0 था। तो जैसे जैसे वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है, वैसे वैसे क्या होता है? एनर्जी स्टेटस उतना ही बढ़ता जा रहा है, उतना ही टेंशन इंक्रीज हो रहा है। हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर वाटर जो अवेलेबल होता है वो बहुत माइन्यूट मात्रा में होता है, बहुत माइन्यूट कंसंट्रेशन के अंदर होता है, और पार्टिकल्स जो होते हैं, सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके चारों ओर जो है टाइट फॉर्म में जो है, टाइटली जो है, इससे क्या रहता है? बाइंड रहता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट कहा जाता है। यहां पर एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट, ठीक है। वाटर हेल्ड tightly as a thin layer around the soil particles, ठीक है। Unavailable to crop plants, water is known as a hygroscopic water. एनर्जी स्टेटस की अगर हम बात करते हैं, एनर्जी स्टेटस जो है यहां पर होता है -30 बार। कई बुक्स के अंदर जो है इसको -31 बार भी लिखा हुआ है, ठीक है। या तो आप -30 बार लिख सकते हो, या -3.0 मेगा पास्कल, या फिर -3.1 मेगा पास्कल जो है इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर वाटर जो है सोइल पार्टिकल के चारों ओर जो है बहुत माइन्यूट थिन लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। जब बहुत माइन्यूट मात्रा में, तो जाहिर सी बात उसका जो टेंशन है, उसकी जो टेनेसिटी है, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्रॉप प्लांट्स के लिए क्या होता है? अनअवेलेबल होता है। वाटर इज नॉन एज, इस कंडीशन के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोला जाता है। एनर्जी स्टेटस कितना होता है? -30 बार होता है, या मेगा पास्कल में लिखेंगे तो कितना है?
-3.0 मेगा पास्कल है। एग्जाम के अंदर अगर आपको -30 बार नहीं दिया हो तो क्या दिया जाएगा, -31 बार दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में लास्ट जो इसके अंदर पॉइंट आता है वो है आपका अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। कौन सा है, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जिस पर अगर मान लीजिए सोइल वाटर स्टेटस की बात करें, एक ऐसी कंडीशन जिस पर यदि प्लांट होता है या मान लीजिए सोइल के अंदर ये कंडीशन डेवलप होती है तो प्लांट हमेशा के लिए क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। आप इरिगेशन दोगे फिर भी वापस इसको रीजनरेट नहीं कर सकते हो। इस वजह से इसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट यूज किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखना है। Occur when soil water tension is -60 बार या फिर -6.0 मेगा पास्कल। ठीक है, water present only in vapor form। केवल जो यहां पर वाटर होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसे कहा जाता है आपका अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। यदि अगर हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझें, ठीक है, या फिर मैंने कहा कि एनर्जी स्टेटस जब जीरो होता है, एनर्जी स्टेटस क्या होता है, जीरो होता है, तो इस कंडीशन को हमने क्या बोला, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, या इस वाटर को हमने क्या कहा, ग्रेविटेशनल वाटर, या इस कंडीशन को हमने क्या कहा, सैचुरेटेड कंडीशन। क्लियर है। लेकिन मान लीजिए एनर्जी स्टेटस बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। तो जैसे मान लीजिए इस कंडीशन की बात करते हैं, इसको हम बोल रहे हैं फील्ड कैपेसिटी। क्या कहा जाता है, फील्ड कैपेसिटी। इस फील्ड कैपेसिटी पर जो हमारा एनर्जी स्टेटस होता है वो कितना होता है, -10 to -1/3 बार होता है। ये चीज क्लियर है, -110 to -1/3 बार होता है। या मेगा पास्कल में बात करेंगे तो 0.01 मेगा पास्कल या 0.03 मेगा पास्कल होता है। जैसे ही वाटर की कमी होगी तो वापस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, या कहा जाता है आपका विल्टिंग पॉइंट। इस कंडीशन के अंदर जो एनर्जी स्टेटस होता है वो कितना होता है, -15 बार होता है, -15 बार होता है। इसके बाद जो कंडीशन आती है उसको हम बोलते हैं आपके 30 बार, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट कहा जाता है। और इस कंडीशन के अंदर जो वाटर अवेलेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहा जाता है। और ये कब डेवलप होती है, -30 बार पर। इसके बाद में जो लास्ट आता है उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। और उस कंडीशन पर जो स्टेटस होता है वो कितना होता है, -60 बार या फिर -6.0 मेगा पास्कल होता है। एक बार वापस समझेंगे, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिस पर मैक्रो और माइक्रोपोर दोनों वाटर के द्वारा फुलफिल होते हैं। इस वजह से इसको हम सैचुरेटेड कंडीशन बोलते हैं। यहां पर जो वाटर होता है इसको हम ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं, क्योंकि वाटर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा नीचे की ओर मूव करता है। मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों पोर किसके द्वारा फुलफिल है, वाटर के द्वारा। एनर्जी स्टेटस क्या है, जीरो है। जैसे ही वाटर की कमी होती है, यानी मैक्रोपोर के अंदर जो वाटर होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे जाता है और किस में रिटेन रहता है, केवल माइक्रोपोर में, अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, जो कि मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के 48 से 72 घंटे के बाद आती है, 2 से 3 दिन के बाद आती है। इस कंडीशन पर ही वाटर जो है क्रॉप प्लांट्स के लिए क्या होता है, अवेलेबल होता है। और ये जो है क्रॉप प्लांट्स के लिए वाटर अवेलेबिलिटी की अपर लिमिट है। ठीक है, मतलब यहां पर वाटर स्टार्ट हो चुका है क्रॉप प्लांट्स को मिलना। मैंने कहा कि लोअर लिमिट जो है वो कौन सी होती है, आपकी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होती है। कौन सी होती है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉप प्लांट को जो वाटर मिल रहा है वो किस किस के बीच का मिल रहा है, फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का मिल रहा है। तो यदि मैं यहां पर एक वर्ड लिखूं, अवेलेबल वाटर, अवेलेबल वाटर, तो अवेलेबल वाटर किस किस के बीच में है आपका, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो वाटर है उसको हम क्या बोलते हैं, अवेलेबल वाटर बोलते हैं। फील्ड कैपेसिटी को हमने क्या कहा, अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। लोअर लिमिट किसे कहा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यहां तक समझ में आया।
इसके बाद में कहा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, जब एनर्जी स्टेटस कितना हो, -15 बार हो, तो ये कंडीशन जो है क्रो प्लांट के लिए जो है लोअर लिमिट होती है वाटर अवेलेबिलिटी की। इस कंडीशन के ऊपर अगर प्लांट चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनके अंदर विल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही आप इरिगेशन दोगे वापस ही अपनी ग्रीनरी स्टेज के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जो इंडिकेटर प्लांट यूज किया जाता है वो क्या है आपका, सनफ्लावर है। ये चीज क्लियर है। मैंने कहा कि वोटर तो जो है हाइग्रोस्कोपिक तक भी है, हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट तक भी क्या है, वोटर है, लेकिन वो टाइटली है, यानी टाइटली जो है सोइल पार्टिकल के चारों ओर जो है टाइटली थिन लेयर के रूप में प्रेजेंट है। मींस वोटर यहां पर भी है, वोटर यहां पर भी है, लेकिन क्रो प्लांट को जो अवेलेबल हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, केवल अवेलेबल कौन सा है, केवल आपका फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट, और परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट से हाइग्रोस्कोपिक के बीच का क्या है आपका, अनअवेलेबल है। कौन सा है, अनअवेलेबल है। और इस फील्ड कैपेसिटी से लेकर इस हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट तक का जो वाटर पाया जाता है इसको हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। क्या कहा जाता है, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है वो माइक्रोपोर के अंदर प्रेजेंट होता है, सूक्ष्म रंध्रों के अंदर प्रेजेंट होता है, इस वजह से क्या कहा जाता है, कैपिलरी वाटर कहा जाता है। तो एक और टर्म में अगर मैं लिखूं कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर कहां से कहां तक पाया जाता है आपका, फील्ड कैपेसिटी से लेकर कहां तक, हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट, हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट तक। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपिलरी वाटर जो है वो कहां से कहां के बीच में रिटेन रहता है, फील्ड कैपेसिटी से लेकर हाइग्रोस्कोपिक। कैपिलरी वाटर को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में, अवेलेबल और अनअवेलेबल। अवेलेबल किसने कहा, फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट। अपर लिमिट कौन सी है, फील्ड कैपेसिटी। लोअर लिमिट कौन सी है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये चीज क्लियर है। इस कंडीशन पर अगर प्लांट आ गया तो उसके अंदर विल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम इरिगेशन देंगे ज्यादा मात्रा में पानी आएगा, किस स्टेज पर जाएगा, फील्ड कैपेसिटी। और फील्ड कैपेसिटी से पीडब्ल्यूपी के बीच में अगर कंडीशन है तो इस कंडीशन में क्रॉप प्लांट को वाटर अवेलेबल होता है। ये चीज क्लियर है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बाद जाते हैं क्रॉप प्लांट को वाटर अवेलेबल नहीं होता है। हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट पर जो वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहा जाता है। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट तो मतलब यहां पर वाटर अवेलेबल नहीं है, और है भी तो किस फॉर्म में है, वेपियर की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन की मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का एनर्जी स्टेटस कितना होता है। इनका सबका एनर्जी स्टेटस पूछा जा सकता है, मैच मेकिंग में पूछा जा सकता है, मेगा पास्कल में पूछा जा सकता है, बार में पूछा जा सकता है। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में कौन सी कंडीशन जो है क्रॉप प्लांट्स के लिए वाटर अवेलेबिलिटी की, अपर लिमिट है तो कौन सी है, फील्ड। लोअर लिमिट कौन सी है, पीडब्ल्यूपी। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपिलरी वाटर कहां से कहां रिटेन होता है, तो फील्ड कैपेसिटी से हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट के बीच में रिटेन होता है। कैपिलरी वाटर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट्स में, अवेलेबल और अनअवेलेबल। अगर पूछा जाए कि कैपिलरी वाटर का कौन सा पोर्शन अनअवेलेबल होता है, कि जो पीडब्ल्यूपी से हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट के बीच है वो क्या होता है, अनअवेलेबल होता है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस पर यदि एनर्जी स्टेटस चला जाए तो क्रो प्लांट हमेशा के लिए जो है मर जाते हैं या डाई हो जाते हैं, तो कौन सी है, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। इससे ज्यादा यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहां तक समझ में आया। चलिए एक बार इसको लिखिए फिर हम आगे। हाँ जी, ये लिख लिया था क्या अपन ने, हाँ बोलो अमन। हाँ 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 भाई, टेंशन तो बढ़ रही। मैंने कहा कि टेंशन को डिनोट करने के लिए माइनस का साइन यूज कर रहे हैं। आपको कॉम्प्लेक्स नहीं होना है। मैं मान रहा हूं कि यदि हम सुपर प्लस वाटर को ही जो है हम हाइग्रोस्कोपिक सॉरी मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ही सुपर प्लस वाटर बोलते हैं। अब इसमें लिख लेंगे। ये दो क्लासिफिकेशन है। सॉइल साइंस के अंदर दो तरीके से क्लासिफिकेशन पूछे जाते हैं। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है ब्रिक्स एंड साइंस नामक जो साइंटिस्ट थे 1997 के अंदर उन्होंने दिया था। इसके बेसिस पर जो है हम मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, इस तरीके से कहा जाता है। लेकिन यदि हम बायोलॉजिकल की बात करें, बायोलॉजिकल मींस क्रोप के रेफरेंस के अंदर कि क्रोप प्लांट को अवेलेबल है या नहीं है, अनअवेलेबल है या सुपर प्लस है, इस तरीके से इनको तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। जो सुपर प्लस होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, आपका
ग्रेविटेशनल वाटर को ही क्या कहा जाता है, सुपर प्लस वाटर कहा जाता है। बट ये रिलेशन किसके साथ है, क्रो प्लांट्स के साथ हम बोल रहे हैं। अवेलेबल वाटर किसे कहा जाता है, जो क्रो प्लांट्स को अवेलेबल होगा। अनअवेलेबल वाटर जो क्रो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो ये रिलेशन है यहाँ पर बायोलॉजी का, ठीक है, यानी क्रो प्लांट्स के रिलेशन के केस में अवेलेबल, अनअवेलेबल और सुपर प्लस की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। लेकिन फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, इन्हीं को ही आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व किया गया है। जो दो साइंटिस्ट थे, एक तो ब्रिक्स था और एक सेंस था, उन्होंने 1997 के अंदर ये टर्म दिया था। आपको यहां तक याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक बार लिखा क्या ये, नेक्स्ट लिख लिया, लिखो लिखो। तेरे को कल 30 तारीख है, 31 है, 31। चलिए लिखा, नहीं केवल मेट्रोलॉजी दिया है दोस्तों उसमें, इरिगेशन वाला नहीं दिया, केवल मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी आप मेट्रोलॉजी मेट्रोलॉजी कवर कर लेना, ठीक है। एक बार आप इस चार्ट को बना लीजिए, ठीक है। किसके पहले क्या लिखा हुआ है, के पहले क्या लिखा है सर, एक सेकंड ना, इधर इसमें लिखा है क्या, वोटर लिखा हुआ है ये ना, वोटर प्रेजेंट ओनली इन वेपियर फॉर्म। यहां पर जो वोटर प्रेजेंट होता है केवल वेपियर फॉर्म में होता है। लिखो लिखो थोड़ा। तो अगर आपसे कोई पूछे कैपिलरी वाटर जो है वो किस किस के बीच में रिटेन रहता है, तो -110 या फिल्ड कैपेसिटी से हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट के बीच में। इसको और चार्ट बनाकर लिखाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। चलिए इसके बाद में एक टर्म आती है मॉइस्चर इक्विवेलेंट। किसी ने सुना है नाम मॉइस्चर इक्विवेलेंट का, बताओ क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे मॉइस्चर सर इक्विवेलेंट हो, नहीं तो पहले ही या फिर इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। अभी बात करते हैं। कैपिलरी वाटर जो है वो फिल्ड कैपेसिटी से हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट के बीच में रिटेन रहता है। वेरी गुड मोहित, अच्छा बताया। 1000 राउंड पर मिनट ना। चलिए लिखा, लिखो जल्दी लिखो, ठीक है। चलिए इसके बाद अगली टर्म है आपकी मॉइस्चर इक्विवेलेंट। मॉइस्चर
मॉइस्चर इक्विवेलेंट, देखिए मॉइस्चर इक्विवेलेंट को समझने से पहले मान लीजिए कोई सॉइल है, इस सॉइल को हमने क्या कर दिया, सेचुरेट कर दिया। क्या कर दिया, सेचुरेट कर दिया। और सेचुरेट करने के बाद जो है हमने इसके अंदर 1000 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर रखा। किस पर रखा, सेंट्रीफ्यूगल पर रखा, जिसकी यूनिट आप जानते होंगे राउंड पर मिनट होती है, ठीक है। हाफ एन हावर के लिए रखा। कितने आवर के लिए रखा, हाफ एन हावर के लिए, यानी आधे घंटे के लिए रखा। होता क्या है कि जब किसी भी सेचुरेटेड सॉइल को हम किसी भी इनिशियली सेचुरेटेड सॉइल को 1000 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के 1000 गुना वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर रखते हैं, और उसके बाद जब हम सॉइल को एनालिसिस करते हैं, ये इस सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, मान लीजिए जैसे कि सॉइल के अंदर कोई भी मॉइस्चर जो प्रेजेंट होगा उसे कहा जाता है, या उस मॉइस्चर को कहा जाता है मॉइस्चर इक्विवेलेंट। क्या कहा जाता है, मॉइस्चर इक्विवेलेंट। कहानी क्या है, कोई भी सॉइल है उसको सेचुरेट किया, सेचुरेट करने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल का कितना, ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना गुना, 1000 गुना टाइम फोर्स से हम उसमें डालते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके बाद जो है कितना मॉइस्चर उस सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर इक्विवेलेंट कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हो कि मैक्रोपोर के अंदर कोई वाटर रिटेन है तो उसको नीचे लेके जाने का काम करता था। हमने कहा कि कोई भी इनिशियली जो सेचुरेटेड सॉइल होती है उसके अंदर जब हम 1000 टाइम्स का ग्रेविटेशनल फोर्स देते हैं और उसके बाद उस सॉइल की एनालिसिस करते हैं और उसके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर इक्विवेलेंट कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए दो सॉइल है, एक सैंडी सॉइल है और एक क्ले सॉइल है। एक बार इस पे बात करेंगे। पहले मॉइस्चर इक्विवेलेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मॉइस्चर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इनिशियली सैचुरेटेड soil sample keep for half an hour at 1000 times of gravitational force, ठीक है। available moisture is known as a moisture equivalent। एक और चीज है जो आपको याद रखना चाहिए, मॉइस्चर की अगर हम बात करते हैं, यदि मान लीजिए सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल के अंदर फील्ड कैपेसिटी पर ज्यादा मॉइस्चर होता है कंपेयर टू मॉइस्चर इक्विवेलेंट। अभी हम देखेंगे ऐसा क्यों लिखा है। क्ले सॉइल है तो क्ले सॉइल के अंदर जो है फील्ड कैपेसिटी के कंपैरिजन में मॉइस्चर इक्विवेलेंट पर ज्यादा वाटर रहेगा, और मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल के अंदर जो है फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू मॉइस्चर इक्विवेलेंट रहेगा। एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना, बोर्ड पर देखिएगा। मान लीजिए कोई सॉइल है, इस सॉइल को हमने सेचुरेट कर लिया है। क्या कर दिया है, सेचुरेट कर दिया है। सेचुरेट करने के बाद आधे घंटे के लिए यानी 30 मिनट के लिए हम किस पर रख रहे हैं, कितना इसके फोर्स दे रहे हैं, 1000 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इसको दे रहे हैं, और उसके बाद में देख रहे हैं कि सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है। उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, मॉइस्चर इक्विवेलेंट यूज किया। कौन सा यूज किया, मॉइस्चर इक्विवेलेंट। यहां पर सॉइल है कौन सी, सैंडी सॉइल। एक सॉइल है आपकी क्ले सॉइल। पहले क्ले सॉइल वाला केस देखिए कि क्ले सॉइल में जो मॉइस्चर है वो फील्ड कैपेसिटी पर क्या है, कम है, मॉइस्चर इक्विवेलेंट पर क्या है, ज्यादा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी हम क्ले सॉइल की बात करते हैं तो क्ले सॉइल के अंदर जो माइक्रोपोर होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इन माइक्रोपोर से वाटर को रिटेन करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, पहली चीज के लिए। यदि हम सैंडी सॉइल की बात करते हैं तो सैंडी सॉइल के अंदर क्या होते हैं, मैक्रोपोर ज्यादा होते हैं और माइक्रोपोर क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इनके अंदर से वाटर को हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। मतलब दोनों केस की अगर हम बात करें, ये क्ले सॉइल वाला हो गया, ये सैंडी सॉइल वाला हो गया, तो आपको फोर्स किसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसके अंदर ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्ले के अंदर ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो क्ले के अंदर जो मॉइस्चर इक्विवेलेंट है, मतलब यहां पर जो है बहुत ज्यादा माइन्यूट कंडीशन के अंदर भी क्या रहता है, वाटर रहता है, ठीक है। तो इस वजह से मॉइस्चर इक्विवेलेंट पर क्या रहता है, यहां पर ज्यादा वाटर रहता है कंपेयर टू
फील्ड कैपेसिटी। जबकि सैंडी सोइल के अंदर जो है फील्ड कैपेसिटी पर ज्यादा वाटर रहेगा, किसके कंपैरिजन में, मॉइस्चर इक्विवेलेंट। और मीडियम टेक्सचर्ड सोइल जो होती है, जैसे मान लो सिल्टी सोइल है, उस केस में दोनों के अंदर इक्वल रहता है। कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे कि सीएम साहब जो होते हैं, तो सीएम के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सी और एम यूज करते हैं। तो क्ले सोइल के लिए सीएम, यानी मॉइस्चर इक्विवेलेंट पर ज्यादा मॉइस्चर है कंपेयर टू फील्ड कैपेसिटी। जबकि सैंडी सोइल में जो है फील्ड कैपेसिटी पर ज्यादा मॉइस्चर है कंपेयर टू मॉइस्चर इक्विवेलेंट। ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मॉइस्चर इक्विवेलेंट कंडीशन की अगर हम बात करते हैं क्ले सोइल की, तो किस पर ज्यादा जो है वाटर अवेलेबल होता है, फील्ड कैपेसिटी पर या मॉइस्चर इक्विवेलेंट पर। एक बार आप इसको लिख लीजिए। सर कल आपने एक डेफिनेशन लिखवाई थी, कौन सी, सक्शन सक्शन की, हाँ उसमें आपने वर्ड यूज करा था एक्सर्टेड, हाँ मतलब डालना। हाँ सर इंसर्टेड, सर एक्सर्टेड का मतलब सर निकालना होता है, डालना नहीं। एक्सर्टेड का मतलब क्या होता है, निकालना। क्रॉप प्लांट निकाल रहे हैं या फिर, यार हाँ भाई सर क्रॉप रूट्स। क्रॉप रूट्स है, ठीक है। तो ये क्रॉप रूट्स जो है इस वाटर को अपटेक करने के लिए एक्सर्ट कर रही है, लगा रही है। एक्सर्ट का मतलब क्या होता है, लगाना नहीं होता क्या, लगाना होता है, नहीं होता, मैं तो पूछ रहा हूँ। एक्सर्टेंस का मतलब क्या होता है, लगाना। यानी क्रॉप की जो रूट्स है, जो जड़ें हैं, वो कितना फोर्स लगा रही है उस वाटर को अपटेक करने के लिए, एक्सर्ट कितना कर रही है, लगा कितना रही है, उसके लिए हमने यूज किया था सक्शन। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द क्रॉप रूट्स फॉर अपटेकिंग द वाटर फ्रॉम द सोइल इज नोन एज सक्शन। ये डेफिनेशन ये है कि कोई भी सेचुरेटेड, कोई भी सोइल है, हमने लिया, उसको हमने सेचुरेट किया, यानी कंप्लीटली जो है उसके अंदर वाटर फिल किया। वाटर फिल करने के बाद 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट के लिए हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर रखा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर जो उसको फोर्स दिया वो कितना दिया, 1000 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दिया। गुरुत्वाकर्षण बल का भी 1000 गुना हमने फोर्स दिया। और उसके बाद जब हमने सोइल की एनालिसिस की और देखा कि इसके अंदर कितना मॉइस्चर है, उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं क्या, मॉइस्चर इक्विवेलेंट कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, कल की क्लास के अंदर जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम सोइल मॉइस्चर मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, कौन से डायरेक्ट मेथड होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं, फिर आपका वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, और इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।